हेलो माय डियर मित्रों, मैं देवयानी और आपकी डियर दीदी। इस लेक्चर में हम जो है वो देखने वाले हैं मोनोस्टिक हाइपोथेसिस, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस एंड हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन गैसियस एंड डस्ट क्लाउड। ये वाला हम आज के इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। इसके पहले हमने अर्थ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन जो हमारा चैप्टर है उसका बेसिकली इंट्रोडक्शन लिया था, बट अब हम उसमें डिटेल में जाने वाले हैं। पहले हमने सिर्फ इतना देखा था कि मोनोस्टिक मतलब एक स्टार से बनने वाला, बाइनरी मतलब दो स्टार के कोलाइजन से बनने वाला, और जो गैसियस एंड डस्ट क्लाउड वाला जो था उसमें उससे जो है पूरा सिस्टम बनने वाला, मतलब पूरा अर्थ बना एंड सो ऑन। पर अब हम उसका डिटेल वर्जन देखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मोनोस्टिक हाइपोथेसिस। तो इस वाले हाइपोथेसिस के दो सब पार्ट्स हैं। पहला है गैसियस हाइपोथेसिस और दूसरा है नेब्यूलर हाइपोथेसिस। तो जो पहला गैसियस हाइपोथेसिस है वो जर्मन फिलोसोफर इम्यूनल कांट ने दिया है। किसने? इम्यूनल कांट ने। और कब दिया है? 1755 में। कौन थे? जर्मन फिलोसोफर इम्यूनल कांट, एंड प्रेजेंटेड दिस हाइपोथेसिस इन 1755। ओके, तो then, in his opinion, there was a cold and motionless gaseous cloud in the space. इनके हिसाब से जो हमारा स्पेस है उसमें एक ठंडा और मोशनलेस मतलब बिल्कुल हिलता डुलता नहीं था, ऐसा एक बड़ा सा गैसियस क्लाउड था। बड़ा सा क्लाउड था, जैसे हम इस इमेज में देख रहे हैं पहले वाले में कि द पार्टिकल्स ऑफ गैसियस क्लाउड बिगेन टू कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर अंडर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो क्या हुआ कि वो जो बड़ा सा क्लाउड्स था उसके अंदर के जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के अंदर कोलाइड होने लगे। क्या होने लगे? कोलाइड। एक दूसरे के अंदर कोलाइजन होना मतलब कि टकराना। क्या हुआ कि पार्टिकल्स जो थे वो एक दूसरे के अंदर टकराने लगे, और टकराते टकराते वो सारे एक दूसरे के पास पास आने लगे, लाइक पूरे जो एकदम सेपरेटेड पार्टिकल्स थे उस बड़े से क्लाउड के अंदर, बट जो अट्रैक्शन था उसके कारण सारे एक साथ आए ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण, और एक बड़ा सा उन्होंने एक शेप ले लिया, लाइक एज एन ऑब्जेक्ट। मान लो कि पहले वो एकदम फ्री स्टेट में, लाइक पूरा क्लाउड जो था वो फ्री था, बट अट्रैक्शन के कारण वो एकदम सिकुड़ता चला गया और एक प्रॉपर थोड़ा शेप में आ गया। इतना समझा कि देखो सेकंड में हमें सेकंड इमेज कैसे दिख रही है कि सब कुछ बीच में आता जा रहा है ऐसा। देन इन ड्यू कोर्स इट स्टार्टेड स्पिनिंग अराउंड इट्स एक्सिस। अभी वो अपनी ही इमेजिनरी जो एक्सिस होती है, मतलब उसकी जो एक्सिस होती है उस पर ही जो वो मास पूरा क्रिएट हुआ था वो घूमने लगा, ठीक है। अभी घूमने के कारण क्या हुआ? इट बिकम अ वास्ट हॉट नेब्यूला। मतलब वो अगर घूमा तो उसमें क्या जनरेट हुई? हीट जनरेट हुई, और उसके कारण वो एक वास्ट हॉट नेब्यूला में कन्वर्ट हो गया। हॉट नेब्यूला का मतलब हमने लास्ट में लेक्चर में भी देखा था। उसका मतलब होता है कि गैसियस का पूरा मास या एक गैसियस का पूरा शेप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो बहुत गर्म है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो गैसियस से बना है और वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उसको हम बोलते हैं नेब्यूला। क्या बोलते हैं? नेब्यूला। तो इस तरीके से एक पूरा नेब्यूला क्रिएट हुआ। बस गैसियस हाइपोथेसिस जो हम इम्यूनल कांट ने दिया था वो इतना ही कवर करता है। बस यहाँ से कांट जी ने सोचना बंद कर दिया कि बस मैं इतना ही बताऊँगा, ठीक है। फिर अभी इसी थियरी या हाइपोथेसिस को आगे किसने बढ़ाया? तो लाप्लेस से आगे बढ़ाया, और उसका नाम क्या दिया उन्होंने? नेब्यूलर हाइपोथेसिस। उन्होंने फिर पहले से चालू नहीं किया जहाँ से उन्होंने छोड़ा था, और उनको वहाँ तक सब सही लगा कि हाँ जैसे नेब्यूला जहाँ तक बना वो मेरे को सही लग रहा है। फिर उन्होंने नेब्यूला को आगे बढ़ाया कि अब आगे क्या हुआ होगा। किसने? तो लाप्लेस ने। इसमें क्या हो कि जो लाप्लेस है देखो ये कब था? 1755 में, और ये है 1796 में। फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन लाप्लेस प्रेजेंटेड अ मॉडिफाइड वर्जन। देखो मॉडिफाइड वर्जन टू द गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। कांट का जो हाइपोथेसिस था उसको थोड़ा आगे बढ़ाया, थोड़ा मॉडिफाई किया। किसने किया? तो लाप्लेस ने किया। अकॉर्डिंग टू हिम सन एंड प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रिमोडियल गैसियस मैटर। तो अभी इन्होंने क्या कहा अपने लाप्लेस जी ने कि जो हॉट नेब्यूला था उससे ही सन बना, और उससे ही जो सारे प्लैनेट्स थे वो बने।
तो देखते हैं उन्होंने क्या कहा। तो जो नेब्यूला है, इन्होंने अब नेब्यूला से आगे वो बढ़ा रहे हैं, बट आपकी जो बुक है, ये मैंने जो लिखा है वो थोड़ा एक्स्ट्रा है, बट जो बुक का है उसमें बस इतना कहा गया है कि जो लाप्लेस है वो एक एस्ट्रोनॉमर थे और मैथमेटिशियन थे, और उन्होंने जो है मॉडिफाइड वर्जन दिया था किसका, गैसियस हाइपोथेसिस का। और उसमें उन्होंने क्या कहा, बस इतना ही कहा है उन्होंने कि सन और प्लैनेट्स जो है वो वही नेब्यूला से बने हैं, बस उनका इतना ही पोर्शन है। बट इसमें जो डिटेल में थोड़ा है कि बने तो बने कैसे, थोड़ा मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दूं कि फिर वो जो नेब्यूला है वो थोड़ा सेपरेट होता गया क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गया, और जो गोल 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 पूरा अपनी एक्सिस पे घूम रहा था उसके कारण जो उसके पार्ट्स थे आउटर लेयर के वो थोड़े थोड़े टूटते गए, और वो जो ही पार्ट्स थे अभी नेब्यूला, उसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स था, तो वो जो पार्ट अलग हो गए थे अब वो नेब्यूला के अराउंड घूमने लगे। मतलब इवेंचुअली जो पार्ट्स घूमने लगे नेब्यूला के अराउंड वो पार्ट्स बन गए प्लैनेट्स, और जो बीच में हमारा नेब्यूला था वो बन गया हमारा प्यारा सन। ठीक है, इतना है नेब्यूलर हाइपोथेसिस में। तो मोनोइस्टिक हाइपोथेसिस में हमने दो हाइपोथेसिस पढ़े, एक तो गैसियस वाला और एक अपना नेब्यूलर वाला। सबसे पहले इम्यूनल कांट, उन्होंने एकदम पार्टिकल से चालू करके नेब्यूला तक छोड़ा, और इन्होंने हमारे लाप्लेस भैया ने जो नेब्यूला से लेके प्लैनेट्स और सन तक छोड़ दिया। बस इतना ही है इसमें। अब हम देखते हैं सेकेंड वाला जो है बाइनरी स्टार और ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस। ठीक है, देखो अब ये है बाइनरी स्टार और ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस। तो इसमें बेसिकली क्या है कि टू अमेरिकन साइंटिस्ट सिटी क्लैम्बरिन एंड फॉरेस्ट रे मोल्टन प्रेजेंटेड द प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस इन 19,000। तो ये वाला जो हाइपोथेसिस है वो दो जन ने दिया है, एक तो टीसी क्लैम्बरिन एंड एक है फॉरेस्ट रे मोल्टन। तो उन्होंने कब दिया कि 19,000 में। देखते इसमें क्या है कि और रेंडमली मूविंग स्टार पास्ट नियर बाय द सन। तो एक स्टार था बड़ा सा, देखो क्या है कि सन अपनी जगह पे ही था, बट कहीं से तो एक बहुत बड़ा फास्ट मूविंग जो स्टार था वो आया और अर्थ के नज़दीक से होके गुज़र गया। लाइक वो बेचारा शांति से खड़ा था और कोई आके गुज़र गया। इससे कोई लोग कुछ और रिलेट करेंगे, बट हम यहाँ जान देते हैं कि जो सन है उसके पास से एक बड़ा सा स्टार आके गुज़र गया। ठीक है, देन under the gravitational force some matter separated from the sun's surface। तो क्या हुआ कि जो बड़ा सा स्टार था ना वो सन से काफ़ी बड़ा था, तो उसका देखो जाहिर सी बात है कि वो स्टार था वो सन से बड़ा था तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी सन से ज़्यादा होगा, तो वो गुजर तो गया, बट जो सन है उसके थोड़े पार्टिकल्स जो थे वो उस बड़े से स्टार के तरफ अट्रैक्ट हुए, बट जैसे ही वो उससे चिपकते बड़े से स्टार से उतनी देर में तो वो स्टार निकल गया। तो अब वो पार्टिकल्स सन से दूर है, मतलब सन से सेपरेटेड है। इतने तक हमने छोड़ा, ठीक है, सन से सेपरेटेड हुए थोड़े पार्टिकल्स, इतना। अभी नेक्स्ट क्या देखते हैं कि द सेपरेटेड मैटर गॉट डिसअपियर्ड इन द यूनिवर्स, फिर दिस पार्ट फ्रॉम इनटू प्लैनेट्स। मतलब कोई कोई जो एकदम छोटे पार्ट्स थे वो कहीं भी यूनिवर्स में गुम हो गए, और बाकी के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स बचे वो क्या किया उन लोगों उन प्लैनेट्स ने, उन पार्टिकल्स को फिर प्लैनेट्स बोलने में आया कि द प्लैनेट स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अभी क्या हुआ कि वो जो पार्टिकल्स अलग हो गए थे, अभी वो बड़ा स्टार तो अपना काम करके चला गया, बट वो पार्टिकल्स तो है, और जो सन है उसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही, वो तो पहले से ही है, ठीक है ना। तो भी जो प्लैनेट्स थे वो अभी उनको वो तो मिला नहीं बड़ा सा स्टार, तो वो अभी सन के अराउंड ही रिवॉल्व करने लगे। तो ऐसे ही क्या हुआ कि हमारा पूरा सन बना जो पहले थे ही था, और फिर हमारे सारे प्लैनेट्स बने, जैसे कि हमारा अर्थ, मार्स, वीनस, ये सारे जो अलग पार्टिकल्स हुए थे वो ही आगे चल के हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो बने। ठीक है, और ये किसने प्रेजेंट किया था कि टीसी क्लैम्बरिन एंड फॉरेस्ट रे मोल्टन ने 19,000 में। देखो सिंपल बात है, सन है, एक स्टार निकला, सन से पार्टिकल्स अट्रैक्ट होकर निकले, बट उससे वो अटैच नहीं हो पाए, और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स तो था ही, तो वो पार्टिकल्स सन के अराउंड घूमने लगे, और आगे जाके वो बड़े बड़े पार्टिकल्स क्या बन गए, हमारे प्यारे प्लैनेट्स। ठीक है, सिंपल है ये वाली।
अब हम देखते हैं थर्ड वाला हाइपोथेसिस, जो है हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन गैसियस एंड डस्ट क्लाउड। तो इस वाले हाइपोथेसिस के दो पार्ट है। पहला है इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, जो हमें दिया था रशियन थिंकर ने ओट स्मिथ ने। कब दिया था? 1943 में, ठीक है, 1943 में। तो इसमें भी ये बताया जा रहा है कि जो हमारा प्यारा सन है वो पहले से ही एग्जिस्ट करता था। देखो बाइनरी में भी बताया कि सन पहले से था, और इसमें भी बता रहे हैं कि सन पहले से था, ठीक है, इतना समझे। देन जो अभी देखो ये पढ़ते हैं पहले। अबाउट 600 करोड़ ईयर्स, अबाउट 600 करोड़ ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, अभी से 600 करोड़ ईयर पहले द प्लैनेट फॉर्म मैटर एग्जिस्ट इन द एटॉमिक फॉर्म। मतलब समझना, देखो फॉर एग्जांपल जो अर्थ का मैटर है उसके जो एटम्स होते हैं ना, जिस एटम से अर्थ का मैटर बना है वो एटम 600 साल पहले ही स्पेस में एग्जिस्ट करता था। इतना समझ में आया कि भाई अर्थ के मैटर के एटम पहले से ही हमारे स्पेस में पड़े थे। ओके, इतना सही है। अब ये जो मैटर है वो धीरे धीरे हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट क्लाउड के अंदर कन्वर्ट होते गए, ठीक है। एज टाइम पास्ट हाइड्रोजन, हीलियम एंड डस्ट क्लाउड वर फ्रॉम दिस एटम, इस एटम से ये तीन हमारी चीज़ें बनी। ओके, अब क्या हुआ कि द डस्ट पार्टिकल एंड गैसियस क्लाउड वर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू सन्स अट्रैक्शन। अभी सन का अट्रैक्शन था, देखो सन पहले से ही था, तो अभी ये जो सारी चीज़ें थी वो सन के प्रति अट्रैक्ट होने लगी और गोल 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 घूमने लगी। मतलब सन बीच में हमारा, और ये सारी चीज़ें एज अ डिस्क बन गई और हमारे सन के आसपास घूमने लगी। द डस्ट एंड गैसियस क्लाउड स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द फॉर्म ऑफ फ्लैट डिस्क, एकदम फ्लैट डिस्क के जैसे अर्थ के अराउंड, सॉरी सन के अराउंड घूमने लगे, ठीक है। ये फिफ्थ में। अब सिक्स देखो कि लेटर ऑन प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम डस्ट एंड गैसियस क्लाउड। मतलब क्या हुआ कि वो फ्लैट डिस्क थी तो वहाँ पे कोई जगह पे थोड़े क्लोज में आने लगे, मतलब पार्टिकल्स सारे देखो कैसे डिस्क के फॉर्म में, बट थोड़ी थोड़ी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट होने लगे। लाइक थोड़ी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर दूसरी साइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वैसे कॉन्ट्रैक्ट होने लगे और धीरे धीरे वो एक प्लेनेट में हो गए। देखो सेवेंथ में देखो कि डस्ट पार्टिकल थे, फिर बिगर पार्टिकल हुए और एक प्लेनेट बना। तो सन बीच में ही, और यहाँ पे वो अट्रैक्शन भी हो रहा है सन के प्रति, और ये वाली प्रोसेस भी चल रही है कि डस्ट पार्टिकल से बिग पार्टिकल और बिग पार्टिकल से प्लेनेट्स, ठीक है। ऐसे करके सन बीच में रहा और जो पार्टिकल्स थे वो प्लेनेट में कन्वर्ट हुए। मतलब और फिर समझो कि अराउंड हमारे 9 प्लैनेट्स बने, और 9 प्लैनेट्स जो देखो फिक्स नंबर नहीं दिया पर हम समझने के लिए बोलते हैं कि 9 प्लैनेट्स फ़िलहाल बने थे तब, और वो घूमने लगे, ठीक है। ये हम एग्जाम में नहीं लिखेंगे, 9 प्लैनेट्स बने, वो बस समझने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। 9 प्लैनेट्स बने और वो घूमने लगे, तो जो बड़े बड़े ऐसे पार्टिकल्स आए और प्लैनेट्स बने उतने घूमने लगे, बट जो छोटे पार्टिकल्स बच गए वो फिर वो प्लैनेट्स के आसपास घूमने लगे, और वो क्या बन गए? सैटेलाइट। फॉर एग्जांपल हमारा अर्थ बन गया प्लैनेट एक दूसरे के अंदर अट्रैक्ट होकर, सॉरी पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर अट्रैक्ट हुए, प्लैनेट बने, ठीक है। और प्लैनेट के आसपास जो छोटे पार्टिकल्स थे वो हमारे अर्थ के आसपास घूमने लगे, और वो क्या बन गए? सैटेलाइट्स बन गए, जैसे कि वो बन गया हमारा मून। इतना समझ में आया? कौन सी प्रोसेस से? सेम प्रोसेस से, जैसे प्लैनेट बना वैसे ही, और प्लैनेट सन से अट्रैक्ट हुआ वैसे ही सैटेलाइट बनी, और सैटेलाइट प्लैनेट से अट्रैक्ट हुई। इतना सही है, ठीक है। देखो मैं पहले से बताऊँ कि सन पहले से था, पार्टिकल्स जो मैटर प्लैनेट्स जिससे बने वो मैटर के पार्टिकल्स, वो मैटर के एटम्स पहले से प्रेजेंट थे, वो मैटर से हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट क्लाउड बने, और वो फिर सन से अट्रैक्ट हुए, डिस्क का शेप लिया, देन वो प्लैनेट में कन्वर्ट हुए, और जो छोटे पार्टिकल्स बच गए वो हमारे जो प्लैनेट्स है उसके अराउंड रिवॉल्व होने लगे, और क्या बन गई? सैटेलाइट्स बन गई। तो ये हमारा पूरा इस वाली हाइपोथेसिस में हमें समझ में आया कि पूरी की पूरी सोलर सिस्टम कैसे बनी, ठीक है। तो हम अभी इतने तक रखते हैं, और जो इसका सेकेंड पार्ट है नेब्यूलर हाइपोथेसिस, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे नेब्यूलर हाइपोथेसिस इन डिटेल। जो रिसेंट थियरीज अबाउट अर्थ ओरिजिन वाला पोर्शन है वो हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो, और आप इस चैनल से बने रहना ताकि आपको जियोग्राफी के सारे चैप्टर्स के इन डिटेल वीडियो मिलते रहे। और अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो
थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मैं डियर दीदी, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।